ये कहानी है सुश्री गीता जी की, एक सफल बिजनेस वूमन और करोड़पति जिनकी दुनिया उनके पति की असमय मृत्यु के बाद अस्त व्यस्त हो गई। गहरे सदमे में डूबी गीता जी को अपने ही दो बेटों से वो सब सहना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धोखा, लालच और विश्वासघात। उन्होंने न सिर्फ उनका व्यवसाय छीन लिया, बल्कि उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़कर एक ओल्ड एज होम में ढकेल दिया। लेकिन ये कहानी निराशा की नहीं, बल्कि एक नए सहारे, अप्रत्याशित मित्रता और अपनी ही ताकत को फिर से खोजने की है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। गीता जी का बंगला, जिसे मयूर विला कहा जाता था, हमेशा शानदार पार्टियों और बिजनेस मीटिंग्स के लिए मशहूर रहा था। उनके पति विजय सिंघानिया एक दूरदर्शी उद्योगपति थे, जिन्होंने एक छोटी सी कंपनी से सिंघानिया टेक को $1 अरब के टर्नओवर वाले साम्राज्य में बदल दिया था। गीता जी उनकी सबसे बड़ी सहयोगी थीं, जिनकी मार्केटिंग की सूझबूझ ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने विजय सिंघानिया को इस दुनिया से छीन लिया और गीता जी के सुखद सपनों का सूरज अस्त हो गया। विजय के जाने के बाद गीता जी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो पहली जैसी नहीं रह गई थीं। उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई थी। वो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती और कभी-कभी बैठकों के दौरान ध्यान नहीं लगा पाती थीं। डॉक्टरों ने इसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बताया, जो गहरे सदमे और तनाव का नतीजा था। ये उनकी बुद्धिमत्ता को खत्म नहीं कर रहा था, बस उसे थोड़ा धुंधला कर रहा था। यही वो कमजोर समय था जब उनके दोनों बेटों राहुल और रोहन ने अपनी असली मंशा दिखानी शुरू कर दी। राहुल, बड़ा बेटा, हमेशा से शान शौकत में रहना पसंद करता था, जबकि रोहन, छोटा, अपने भाई का छाया बनकर रह गया था। दोनों ने गीता जी के चारों ओर एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसमें उन्हें फंसाना था। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आप आराम कीजिए, हम हैं ना कंपनी संभालने के लिए, राहुल मीठी आवाज में कहता। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर गीता जी के हस्ताक्षर करवाने शुरू कर दिए, कभी रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर और कभी निवेश के बहाने। गीता जी, जो अपने बेटों पर अंधविश्वास करती थीं, बिना ज्यादा सवाल की सब कुछ साइन कर देती। 1 साल के अंदर ही सिंघानिया टेक में उनकी हिस्सेदारी नगण्य हो गई और बेटों के नाम पर सब कुछ ट्रांसफर हो गया। एक दिन जब गीता जी ने कंपनी के नए सीईओ राहुल से एक महत्वपूर्ण फैसले पर सवाल उठाया, तो उसने ठंडे दिल से कहा, माँ, अब आपकी मानसिक हालत कंपनी के फैसलों के लायक नहीं है। आपके लिए एक शान जगह का इंतजाम कर दिया गया है। वो शान जगह शहर के बाहरी इलाके में एक लग्जरी ओल्ड एज होम था। उनके अपने ही बेटों ने, जिन्हें पालने के लिए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कई बार पीछे रखा था, उन्हें उनके अपने ही घर से निकालकर एक अजनबी जगह में भेज दिया। गीता जी के लिए ये उनके अपने ही खून द्वारा किया गया सबसे बड़ा धोखा था। उनकी दुनिया टूटकर बिखर गई। सिल्वर ओक्स रिटायरमेंट होम अपने नाम के विपरीत एक उदास और निराशाजनक जगह थी। यहाँ के कमरे भले ही महंगे थे, लेकिन यहाँ की हवा में अकेलापन और परित्यक्त होने का एहसास घुला हुआ था। गीता जी दिन भर अपने कमरे की बालकनी में बैठकर बाहर बरसात के बादलों को देखा करती। उनकी आंखों में चमक गायब हो चुकी थी और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया था। ओल्ड एज होम का स्टाफ उन्हें एक भुला दी गई अमीर औरत की नज़र से देखता था, सिवाय एक के। वो था अर्जुन, होम का नया हाउसकीपिंग स्टाफ। अर्जुन लगभग 28 साल का एक दुबला पतला मगर चेहरे पर एक अजीब सी ऊर्जा लिए हुए युवक था। वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके काम में एक अनुशासन और ईमानदारी झलकती थी। एक दिन गीता जी के कमरे का एसी खराब हो गया। शिकायत करने पर अर्जुन को भेजा गया। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा कि गीता जी बिस्तर पर पड़ी एक पुरानी फोटो एल्बम देख रही हैं, जिसमें उनके पति और बेटों की तस्वीरें थीं। उनके गालों पर आंसू थे। अर्जुन ने एसी ठीक किया और चुपचाप जाने लगा। तभी गीता जी की नज़र उस पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा। आवाज में एक थकान थी। अर्जुन मैडम, तुम यहाँ नए लगते हो। जी, 2 महीने हुए हैं। मैं पार्ट टाइम यहाँ काम करता हूँ और शाम को एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, कोडिंग सीख रहा हूँ। ये बातचीत रोज की एक छोटी सी दिनचर्या बन गई। अर्जुन उनके कमरे में आता, काम करता और गीता जी उससे पूछती, आज क्या सीखा? अर्जुन उत्साह से अपने दिन के सीखे गए कोडिंग के नए फंक्शंस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताता। गीता जी, जिन्होंने दशकों तक एक टेक कंपनी को संभाला था, उसकी बातें समझती थी। कभी कभी वो उसे एक सलाह भी दे देती। अगर तुम इस लूप के बजाय इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अर्जुन हैरान रह जाता।
एक दिन उसने पूछ ही लिया, मैडम आपको ये सब कहाँ से आता है? गीता जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा मैं वो गीता सिन्हानिया हूँ जिसने सिन्हानिया टेक को बनाया था। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सिन्हानिया टेक को जानता था, उसने इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस उद्योग की दिग्गज महिला आज इस हालत में है। धीरे धीरे एक अटूट विश्वास का रिश्ता बनने लगा। अर्जुन ने बिना किसी लालच के बस इंसानियत के नाते गीता जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। वो उनके लिए उनकी पसंद का खाना लाता, उनके साथ बगीचे में टहलता और उन्हें दुनिया से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता। गीता जी ने भी उसमें एक ऐसा बेटा देखा जो उनके अपने बेटों में कभी नहीं दिखा। एक शाम अर्जुन गीता जी के कमरे में उनका टैबलेट चेक कर रहा था, जो काफी धीमा चल रहा था। उसने देखा कि उनके इनबॉक्स में उनके बेटों की तरफ से भेजे गए कुछ ईमेल्स थे, जिनमें कानूनी दस्तावेज अटैचमेंट के तौर पर थे। गीता जी ने उन्हें पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि वो उस दर्द को दोबारा जीना नहीं चाहती थी। अर्जुन को शक हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, मैडम क्या आपको लगता है कि आपके बेटों ने आपके साथ कुछ गलत किया है? क्या मैं इन दस्तावेजों पर एक नज़र डाल सकता हूँ? मैं कोडिंग के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी सीख रहा हूँ, शायद मैं कुछ समझ पाऊँ। गीता जी ने अनमने ढंग से हाँ कर दी। अर्जुन ने दस्तावेजों को डाउनलोड किया। वे जटिल कानूनी भाषा में थे, लेकिन उनमें शेयर ट्रांसफ़र, पावर ऑफ अटॉर्नी और मेंटल इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट जैसे शब्द बार बार आ रहे थे। अर्जुन की समझ में कुछ आया। उसने अपने इंस्टीट्यूट के एक लॉ एडवाइज़र से संपर्क किया और उन्हें ये दस्तावेज दिखाए। सच्चाई सामने आई तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल और रोहन ने गीता जी के डॉक्टर को रिश्वत देकर एक फर्जी मेंटल इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसके आधार पर उन्होंने कानूनी तौर पर गीता जी की सारी संपत्ति और कंपनी पर कब्जा कर लिया था। ये एक सोची समझी साजिश थी। अर्जुन ने ये बात गीता जी को बताई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने दस्तावेजों के हर पन्ने की व्याख्या करके समझाई तो उनकी आंखों में फिर से वही चिंगारी दिखाई दी जो कभी सिंघानिया टेक की मुखिया में होती थी। वो चिंगारी गुस्से और न्याय की थी। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी अर्जुन, गीता जी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन सिर्फ उनका सहारा बना। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक ईमानदार और निडर वकील श्रीमती मालती देशपांडे का पता लगाया। गीता जी ने अर्जुन की मदद से उनसे मुलाकात की और पूरी कहानी सुनाई। श्रीमती मालती देशपांडे ने मामला संभाल लिया। इस बीच अर्जुन ने अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए राहुल और रोहन के कुछ ऑनलाइन हैकिंग की कोशिशों के बजाय उनकी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी की पुष्टि करने वाले सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि बेटों ने कंपनी के पैसे से अपने लिए महंगी कारें और विदेशों में प्रॉपर्टीज खरीदी थी। कोर्ट की लड़ाई लंबी और कठिन थी। राहुल और रोहन ने गीता जी की मानसिक स्थिति को ही मुख्य हथियार बनाया, लेकिन इस बार गीता जी अकेली नहीं थी। उनके पास अर्जुन का सहारा था, जो हर कोर्ट हियरिंग के दिन उनके साथ जाता, उनका मनोबल बढ़ाता। श्रीमती देशपांडे ने बेहतरीन पैरवी की। निर्णायक मोड़ तब आया जब अर्जुन ने कोर्ट में उस डॉक्टर के खिलाफ एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन पेश किया, जिसमें वो राहुल को रिश्वत की बात कबूल कर रहा था। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल अनियमितताओं के सबूते ने राहुल और रोहन की पोल खोलकर रख दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया। राहुल और रोहन द्वारा प्राप्त सारे दस्तावेज फर्जी और अमान्य घोषित कर दिए गए। गीता जी को उनकी पूरी संपत्ति और सिंघानिया टेक में उनकी हिस्सेदारी वापस मिल गई। बेटों पर मानसिक प्रताड़ना और जालसाजी के मुकदमे दर्ज हुए। जीत के बाद गीता जी ने मयूर विला में वापसी की, लेकिन वो अब पहले वाली गीता जी नहीं थीं। वो और मजबूत और समझदार बनकर उभरी थीं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो अर्जुन को अपने साथ घर ले आईं। तुमने मुझे सिर्फ मेरा घर वापस नहीं दिलाया बेटे, गीता जी ने अर्जुन से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे मेरा आत्मविश्वास वापस दिलाया, मेरी पहचान वापस दिलाई। तुम मेरे लिए किसी सच्चे बेटे से कम नहीं हो। गीता जी ने अर्जुन को सिंघानिया टेक में हेड ऑफ इनोवेशन की जिम्मेदारी दी, जहां उसकी कोडिंग स्किल्स को सही दिशा मिली। साथ ही उन्होंने अपनी विरासत का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जो बुजुर्गों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करता था। ये कहानी साबित करती है कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि सम्मान और ईमानदारी के होते हैं। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होती। हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, जो कभी किसी अजनबी के रूप में आपके सामने आ सकती है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। विश्वास रखो, क्योंकि सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सबसे चमकदार सुबह आती है। खुद पर भरोसा रखें और उन लोगों को कभी माफ मत करना जो आपकी भलाई का फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। आप में वो ताकत है
कि आप किसी भी तूफान का सामना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।